हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इलनेस और इलनेस बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इलनेस इलनेस इज द रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन टू अ डिजीज. इट इज एन abnormal process in which the person's level of functioning is changed when compared with a previous level. इलनेस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स जो किसी एक डिजीज की जगह वजह से उसकी बॉडी में आकर हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इलनेस हमारा एक abnormal लेवल ऑफ फंक्शनिंग होता है बॉडी का, जो कि डिजीज की वजह से आकर होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलनेस। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इलनेस हमारी दो तरीके की मेनली होती है। सबसे पहला आता है एक्यूट इलनेस. इट हैज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट ओनली रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. हमारा जो एक्यूट इलनेस होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी अकर करते हैं और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अकर होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा हो सकता है कॉमन कोल्ड, हो सकता है डायरिया ले सकते हैं। ये सब हमारी एक्यूट इलनेस है। ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब हमारी एक्यूट इलनेस है। ठीक है, एक्यूट इलनेस का मतलब होता है वो बीमारी जो बहुत तेजी से आकर होती है बहुत छोटे टाइम के लिए। मतलब एक शॉर्ट में कह सकते हैं वो डिजीज जो बहुत कम हार्म होती है, बॉडी को बहुत कम हार्मफुल, बहुत कम हार्म करती है। ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये सब छोटी मोटी बीमारियां। ठीक है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उन्हें हम एक्यूट इलनेस बोलते हैं। अगला आता है क्रॉनिक इलनेस. इट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. क्रॉनिक इलनेस हम उन्हें बोलेंगे जिनमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, वो उन्हें हम बोल, जैसे कि पहला परमानेंट चेंज, मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई एक चेंज हो जाएगा एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली जो फिर से नॉर्मल लेवल पे नहीं जा सकता. अगला इरिवर्सिबल ऑल्टरेशन. इरिवर्सिबल ऑल्टरेशन का मतलब है कि कोई बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस जो हुए हैं डिजीज की वजह से, वो फिर से नॉर्मल नहीं होंगे. अगला रिक्वायर लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड केयर. हमारा क्रॉनिक इलनेस जो भी होती है इनमें बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, और केयर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इंडिविजुअल को नीडेड होती है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस. क्रॉनिक इलनेस यूजुअली हैव अ स्लो ऑनसेट एंड हैव मैनी पीरियड्स ऑफ रेमिशन. रेमिशन का मतलब होता है व्हेन द डिजीज इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स एंड एक्सर्बेशन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज रीअपियर. हमारा जो क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक इलनेस होता है, ये हमारे में जो सिम्टम्स होते हैं बहुत स्लोली अकर करते हैं. ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है. इसमें हमारा रेमिशन पीरियड भी होता है. रेमिशन का पीरियड का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब इंडिविजुअल को डिजीज तो होती है लेकिन उसके सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं रेमिशन. और एक्सरसबेशन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब उसे सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज के रीअपियर होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सरसबेशन. ठीक है, अगला आएगा इलनेस बिहेवियर. हम देखेंगे इलनेस बिहेवियर क्या होता है. व्हेन अ पर्सन बिकम इल सर्टेन इलनेस बिहेवियर्स में अकर इन आइडेंटिफाइबल स्टेजेस. मतलब जब कोई इंडिविजुअल सिक होता है तो उसकी बॉडी में कुछ बिहेवियर्स आकर होते हैं. ठीक है, जो कि कुछ स्टेजेस के फॉर्म में आते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे करके. दीज बिहेवियर्स आर हाउ पीपल कोप विद ऑल्टर्ड फंक्शनिंग कॉज्ड बाय द डिजीज. ये जो बिहेवियर्स आकर होते हैं ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है उनको जो डिजीज आकर हुई है उससे कोप अप करने का उन्हें. ठीक है, देयर इज स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉर द स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर विच में अकर रैपिडली और स्लोली. हमारी जो बिहेवियर्स होते हैं वो कुछ स्टेजेस के फॉर्म में अकर होते हैं, उनके अकर होने का टाइम टेबल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो उसी टाइम पे अकर होते हैं, उसी फॉर्म में अकर होते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेस. इसमें मेनली 4 स्टेजेस होती है. सबसे पहले स्टेज है स्टेज 1, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स. हाउ डू पीपल डिफाइन दमसेल्स एज सिक. एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स का मतलब होता है ये वो स्टेज है जहां पे इंडिविजुअल्स को कुछ सिम्टम्स अकर होते हैं. ठीक है, हाउ डू पीपल डिफाइन मतलब कि लोग खुद को बीमार कैसे, मतलब जैसे मैं हूं या कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने आप को सिक कैसे कहेगा. उसे फीवर है, उसे कफ हो रहा है, उसे स्नीजिंग है, तो वो अपने आप को सिक कहेगा. मतलब इंडिविजुअल अपने आप को डिफाइन कैसे करेगा सिक, इन्हीं चीजों को देख के बोलेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इलनेस यूजुअली इज रिकॉग्नाइजिंग वन और मोर सिम्टम्स दैट आर incompatible with one's personal definition of health. हमारा एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स का मतलब मेनली ये है कि ये जो हमारा
फर्स्ट इंडिकेशन होता है किसी के इलनेस होने का या डिजीज होने का, वो हमारा तब हम आइडेंटिफाई करते हैं जब किसी का एक इंडिविजुअल की जो उसकी डेफिनेशन खुद की होती है हेल्थ की, उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेनली जो लोगों का एक थिंकिंग होती है कि हम इंडिविजुअल को हेल्दी तभी मानेंगे जब उसे कोई डिजीज नहीं है। अगर मुझे फीवर है या कोई भी डिजीज है तो मैं अपने आप को सिक कंसिडर करूंगा, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसिव सिम्टम्स वाली स्टेज। इसमें कॉमन सिम्टम जो अकर होते हैं मेनली पेन होगा, रैशेस होंगे, फीवर होगा, ब्लीडिंग होगा, कफ अकर होगा, स्नीजिंग हो सकता है। ये हमारे जो स्टेजेस है, ये जो सिम्टम्स अकर होंगे, यहाँ पे इंडिया अपने आप को सिक कंसिडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्टेज है स्टेज 2, अज्यूमिंग द सिक रोल। यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है टोटली सिक अपने आप को मान लेता है, वो अज्यूम कर लेता है कि वो टोटली सिक है। और हम स्टेज 2 में देखेंगे, द पर्सन नाउ सेल्फ डिफाइंस एज बीइंग सिक, seeks validation of this experience from others, gives up normal activity, assumes a sick role। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल अपने आप को सिक मान लेता है, बीमार मान लेता है। ठीक है, और अपने आप को बीमार आइडेंटिफाई करने के लिए, वैलिडेट कराने के लिए वो दूसरों से बोलता है, पूछता है। ठीक है, और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को करना बंद कर देता है या उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाते हैं और अपने आप को एकदम अज्यूम। मतलब सेकेंड स्टेज का मतलब ये है जब कोई इंडिविजुअल अपने आप को सिक मान ले, जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ये सब खुद से ना कर सके, दूसरों की हेल्प चाहिए उसे, और जब उसे दूसरे बोलने लगे हाँ तुम कैसे हो, तुम बीमार हो, ये वैलिडेशन उसे मिल जाता है कि हाँ वो सिक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स बिलीव्स he may choose to do nothing, search on internet, over the counter medications, it approaches to health care provider and takes treatment। उसके बाद जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी बिलीफ्स के अकॉर्डिंग वो इंटरनेट पे सर्च करेगा अपनी डिजीज के बारे में कि उसको कौन सी डिजीज है, उससे क्या हुआ है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करेगा। वो द काउंटर मेडिकेशंस ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अप्रोच करेगा, उससे ट्रीटमेंट लेगा, उससे डायग्नोस करवाएगा, उससे प्रोफेशनल डायग्नोसिस है क्या, उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे क्या उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान होगा, ये सारी चीजें देखेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 हमारा अज्यूमिंग अ डिपेंडेंट रोल। अज्यूमिंग अ डिपेंडेंट रोल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल है जिसने सिक रोल अज्यूम किया है, अपने आप को बीमार मान लिया है, वो अपने आप को टोटली डिपेंडेंट कर देगा दूसरों पे, वो हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाएगा। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंट डिसीजन टू एक्सेप्ट द डायग्नोसिस एंड फॉलो प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को पेशेंट मान लेगा और वो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे ट्रीटमेंट बोलेगा वो उसे फॉलो करेगा और उस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, द पर्सन में इनिशियली हैव डिफिकल्टी कंफर्मिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड में डिसाइड टू सीक अ सेकंड ओपिनियन एंड डिनाई द डायग्नोसिस। सबसे पहले इंडिविजुअल क्या करता है, जब उसे कोई भी डायग्नोसिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताता है वो उसे डिनाई करके किसी और डॉक्टर के पास जाके या किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके उसे सेकंड ओपिनियन लेना वो ज्यादा वैलिड समझता है। ठीक है, अगला हमारा स्टेज 4, अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। Recovery and rehabilitation might begin in the hospital and conclude at home, or maybe totally concluded at a rehabilitation center or at home। अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब मेनली ये है कि इंडिविजुअल जब अपने आप को डिपेंडेंट हो जाएगा, जब वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाकर ट्रीटमेंट प्लान करेगा, जब वो टोटली अपनी प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस को फॉलो करेगा, हर चीज़ करेगा, तो वो फिर अपनी डिजीज से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में रिहेबिलिटेट करेगा, जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ पहले थी वैसे वो करेगा। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी हो सकता है और होम पे भी हो सकता है। ठीक है, इन दिस स्टेज पर्सन गिव्स अ डिपेंडेंट रोल एंड रिज्यूम्स नॉर्मल एक्टिविटीज। जैसे कि स्टेज 3 में इंडिविजुअल डिपेंडेंट हो गया था एक्टिविटीज के दूसरों पर, यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा, यहाँ पे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम करेगा, अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चालू कर देगा। ठीक है, हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलनेस। हम देखेंगे कि एक फैमिली में अगर कोई भी इलनेस किसी एक इंडिविजुअल को अगर होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। सबसे पहले जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। जो पेशेंट है उसके बिहेवियर में वो एग्रेसिव हो सकता है और दूसरे फैमिली मेंबर्स वो भी स्ट्रेस्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इमोशनली वो लोग डिप्रेस हो सकते हैं। अगला है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज।
जो पेशेंट होगा वो अपनी बॉडी इमेज पे डाउट करने लगेगा, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स होंगे वो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक समझेंगे, उससे बहुत ज़्यादा केयर देंगे, ये सारी चीज़ें। अगला आएगा इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल को जो खुद के बारे में कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन फैमिली फंक्शन, जो फैमिली की टोटल फंक्शनिंग थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि जो एक अगर कोई एक इंडिविजुअल पेशेंट, किसी को कोई डिजीज हुई है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अब एक बंदा घर पे है, जो भी डिजीज पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको लुक आउट करने के लिए अदर पर्सन घर पे चाहिए जो उसको लुक आउट करे, और फिर जो लुक आउट करेगा उसको, उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी टोटली, उसका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स, जो लोगों के रोल्स थे नॉर्मल फैमिली में वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे सेशन यही बैंड करते हैं। थैंक यू।